अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फ़ातिमा। तो प्रोग्राम में हम बात करेंगे अगले 3 रोज़ इंतहाई अहम हैं। कौमी असम्बली, सेनेट और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास बुलाए गए हैं। ऐसे में वफाकी वज़रा अता तारर और मुसद्दिक़ मलिक के हालिया बयानात ने एक बार फिर अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में तजस्सुस को बढ़ावा दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर के मुताबिक हालिया क़यास आराइयों में कोई हकीकत नहीं। सदर ने असम्बली का मामूल का इजलास बुलाया। अगर मुत्तफ़िका इजलास बुलाया गया तो कुछ ज़ेरे इल्तवा बिल्स पर गौर हो सकता है। अता तारर ने मजीद वाज़े किया कि अदलिया से मुतालिक कोई भी तरमीम ज़ेरे गौर नहीं है। लेजिस्लेटिव कमेटी में भी अदलिया से मुतालिक तरमीम पर बात नहीं हुई और ना ही जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी फ़िलहाल ज़ेरे गौर है। चीफ जस्टिस की सीनियरिटी के तरीक़ाकार में तब्दीली की भी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के नोटिफिकेशन पर वज़ारत क़ानून मुनासिब वक्त पर मुशावरत से फैसला करेगी। दूसरी तरफ एक और हुकूमती वजीर वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम सेनेटर मुसद्दिक़ मलिक साहब कुछ और कह रहे हैं। मुसद्दिक़ मलिक साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि सबसे ज़्यादा सीनियर शख्स को ही ओहदा देना लाजमी है। जिस तरह अदलिया के फैसले आ रहे हैं, आइनी तरमीम इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है। फैसलों की शक्ल में वाज़ेह इख्तलाफ नज़र आ रहा है, इसीलिए नई तरतीब की ज़रूरत है। आइन कानून में जिस जगह वजाहत चाहिए वो आनी चाहिए। हमें कुछ चीज़ें तब्दील और उनकी वजाहत करनी होगी। दुनिया में जो बेहतरीन बंदा होता है उसको ही ओहदा दिया जाता है। दूसरी जानिब नाज़रीन, अगर बात करें आइनी ढांचे की, तो आइन के आर्टिकल 175 में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर रहनुमाई की गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का तरीक़ेकार क्या है। और इसी पर आज हम पैनलिस्ट की अपनी राय भी जानेंगे और ये सवालात उनके सामने रखेंगे। साहब, आपसे मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। जबकि आइन के आर्टिकल 175 में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हमारी रहनुमाई की गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का तरीक़ाकार क्या है। लेकिन जिस तरह से मुसद्दिक़ मलिक साहब कह रहे हैं कि आइनी तरमीम इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है और जिस तरह से अदलिया की जानिब से फ़ैसले आ रहे हैं, इसमें वाज़ेह इख्तलाफ दिखाई दे रहा है और इसके लिए एक नई तरतीब की ज़रूरत है। आप क्या देखते हैं, वो किस तरतीब का तज़किरा कर रहे हैं और क्या जो आइनी तरमीम की वो बात कर रहे हैं कि वाकई इस वक्त मुल्क की वो ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुसद्दिक़ मलिक साहब बहुत सारी चीज़ों के एक्सपर्ट होंगे, लेकिन वो कानून और आइन के एक्सपर्ट नहीं हैं। तो हुकूमत की तरफ से अगर आइनी तरमीम के ऊपर, ख़ास तौर पे जुडिशल पावर के ऊपर किसी को बात करनी चाहिए कि उसको रेगुलेट कैसे किया जाएगा, तो मुसद्दिक़ मलिक साहब का तो आइन का तजुर्बा इतना ही है जितना कि किसी भी पाकिस्तान में राह चलते बंदे को आइन के बारे में ज़्यादा पता हो। तो हमें किसी सीरियस बंदे से इस पर बात करनी चाहिए, लॉ मिनिस्टर साहब को, दीगर लोगों को बात करनी चाहिए। लेकिन इसको ज़रा वजाहत कर लेते हैं कि जो वो बात कर रहे हैं उसमें और आइन में फ़ासला कितना है। सबसे पहले तो ये बात कि आइन के फ़ैसलों के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें कंक्लूड की जा रही हैं। कुछ जज साहिबान इस तरफ फ़ैसला करते हैं, कुछ जज साहिबान उस तरफ फ़ैसला करते हैं किसी भी एक लीगल पॉइंट के ऊपर। ये तो मुसद्दिक़ मलिक साहब बताएं, क्योंकि उनको वो दुनिया की मिसालें दे रहे थे कि कोई दुनिया में ऐसा मुल्क भी है जिसमें हर शख्स आइन की एक ही तशरीह करता है। यही तो अदालतों का काम है, यही तो डिसेंटिंग ओपिनियंस, ख्वाह वो आप अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट देख लें, इंग्लैंड की अदालतें देख लें, भारत की देख लें, हमारी अपनी देख लें, जजेस के इख्तलाफ से ही तो कानून आगे डेवलप होता है। कोई शख्स आज कहता है कि फॉर एग्जांपल जजेस के इख्तलाफ की बात कर लेते हैं, जस्टिस साकिब निसार साहब के बेंच ने कहा कि 62(1)(f) के अंदर जो शख्स डिस्क्वालीफाई होगा, नवाज शरीफ साहब, वो फॉर लाइफ हो जाएंगे। फिर कुछ अरसे बाद एक और नया बेंच आया, उसने कानून को वापस देखा और उसने कहा कि नहीं, ये फॉर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। यही तो इख्तलाफात आइन और जमहूरियत और नए दौर के साथ हमारे हुकूक को नई तशरीह देते हैं, जिसके अंदर लोगों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। तो ये तो कोई बात नहीं है, ना ही कोई सीरियस कानूनदान होता तो इस तरह का पॉइंट रेस करता। अब आइन और कानून असल में है क्या, ज़रा इस पे एक लम्हे में मैं थोड़ी सी रोशनी आपकी इजाज़त से डाल सकूँ। पाकिस्तान के 1973 के आइन के अंदर जुडिशरी की अपॉइंटमेंट की क्वालिफ़िकेशंस तो लिखी हुई थी, जुडिशरी की रिमूवल की क्वालिफ़िकेशंस भी लिखी हुई थी, लेकिन ये वाज़े तौर पे एक्सप्रेसली नहीं लिखा हुआ था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसको बनाया जाएगा। इस वजह से कुछ इख्तलाफात हुए कि क्या, जैसे मुसद्दिक़ मलिक साहब कह रहे हैं, क्या नंबर 2, 3, 4, 5 से किसी जज को चीफ जस्टिस लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता।
इस बात को 1996 के अंदर अल जिहाद ट्रस्ट केस है, फिर 1998 के अंदर मलिक असद अली केस है, जिसके अंदर अल जिहाद ट्रस्ट केस से ऑनवर्ड्स ये डिसाइड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट की तरफ से कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो एक दफ़ा हाई कोर्ट से शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक आया, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट है, जब वो सीनियर मोस्ट बन जाएगा तो फिर हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं कि वो उसको इग्नोर करके किसी और को चीफ जस्टिस बना दें। ये मुदाखलत का राइट अगर ये एग्जीक्यूटिव के पास हो कि वो सीनियर मोस्ट को इग्नोर करके दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें नंबर से किसी को बना दें, तो ये जुडिशल इंडिपेंडेंस के ऊपर सवाल है, ये जुडिशल इंडिपेंडेंस की इन्फ्रिंजमेंट है, यानी कि आज़ादी अदलिया की, आज़ादी आइन की इंडिपेंडेंस है, जिसको की खिलाफ वर्जी है, जिसको आइन हमारा बिल्कुल भी किसी सूरत में तस्लीम नहीं कर सकता। इस बात को अल जिहाद ट्रस्ट के अंदर क्लैरिफाई किया गया और इसकी वजह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के नाम पे एग्जीक्यूटिव जो होता है, यानी प्राइम मिनिस्टर और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको अदालत के अंदर तकर्रियाँ करने से रोक दिया गया। जब थोड़ी सी मज़ीद बात हुई इसके ऊपर और इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम पीरियड के पे बहुत सी ऑपोजिशन आई उस वक़्त के चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ और कहा गया कि चीफ़ जस्टिस साहब ने हुकूमत के ख़िलाफ़ एक महाज खोल लिया है, तो इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त इस प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूटिव की कुछ आवाज़ डाली गई कि जुडिशल अपॉइंटमेंट के प्रोसेस के अंदर, जिस तरह आज वाजे है आर्टिकल 175A के तहत 18वीं तरमीम 19वीं तरमीम के अंदर ये डाला गया कि लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और बार के कुछ मेंबरान की भी आवाज़ होगी और एक जुडिशल कमीशन जो है वो जजेस की तकर्री करेगा। लेकिन साथ ही साथ ये आवाज़ देते हुए 18वीं तरमीम ने ये बात क्लैरिफाई कर दी आर्टिकल 179 के नीचे कि जो प्रिंसिपल अल जिहाद ट्रस्ट केस में डिसाइड किया गया था कि बाकी तो जजेस की अपॉइंटमेंट किसकी कैसी क्वालिफिकेशन है उसके लिहाज से किसी को जज बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, लेकिन जब एक दफ़ा जज बन गया और वो सीनियर मोस्ट बन गया तो फिर किसी के पास इख्तियार नहीं होगा उसको इग्नोर करने का और सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। मैं ये भी वाजे करता चलूँ कि ये वाला रूल हाई कोर्ट्स के अंदर नहीं है। हमने अभी देखा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी, इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एग्जांपल्स हैं, दीगर हाई कोर्ट्स की एग्जांपल्स हैं, जहां पे जुडिशल कमीशन जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव की भी अब आवाज़ है, वो ये तैनाती कर देता है कि हम नंबर 1 सीनियर मोस्ट जज को नहीं, नंबर 2, 3, 4, 5 में से किसी को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का मुकर्रर कर रहे हैं, या सबसे सीनियर मोस्ट जज को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके आ रहे, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर से किसी को सुप्रीम कोर्ट में लेके आ रहे हैं। ये आइन के अंदर इतना इख्तियार मौजूद है कि आप हाई कोर्ट के अंदर ये काम कर सकते हैं, लेकिन आइन पाकिस्तान का में बड़ी वाज़े तौर पे आर्टिकल 175A3 के नीचे ये लिखा हुआ है कि ये जो अल जिहाद ट्रस्ट का प्रिंसिपल है इसको वायलेट नहीं किया जाएगा जी। और जो एज ऑफ डिटर्मिनेशन है जज की, वो भी आर्टिकल 179 के नीचे, आइन के नीचे वाज़े तौर पे लिखी गई है कि जो 65 ईयर्स की एज के ऊपर एक जज रिटायर हो जाएगा। इन दोनों प्रिंसिपल्स को अल जिहाद ट्रस्ट केस से शुरू करके इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम पे जब जुडिशल रिफॉर्म के ऊपर बड़ी बात हुई, पहले 18वीं तरमीम आई, फिर 19वीं तरमीम आई, इन दोनों तरामीम के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सोच विचार करके इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स देख के ये सेटल किया कि हाई कोर्ट में तो ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस होगा और 65 इसकी एज होगी जी। इसके दरमियान में जितने केसेस के अंदर भी, ख्वाह वो 21वीं, एक जुमला में और कह सकूं, ख्वाह वो 21वीं तरमीम का केस हो, 19वीं तरमीम का केस हो, गोइंग बैक, जिस तरह हमने कहा कि अल जिहाद ट्रस्ट केस से शुरू हो के मलिक असद अली केस, लॉयर्स मूवमेंट्स केस, दीगर इस तरह के केसेस के अंदर जब भी ये बात टेस्ट हुई कि क्या चीफ जस्टिस की तकर्री के ऊपर या चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के ऊपर क्या एग्जीक्यूटिव कोई शब खून मार सकता है, तो अदालत ने हर दफ़ा कहा कि ये जुडिशल इंडिपेंडेंस पे वार होगा। और साथ ही साथ कल के प्रोग्राम में भी मैंने ये वजाहत की थी कि 21वीं तरमीम की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये अब तहरीर शुदा है, इस मुल्क के आइन का हिस्सा है कि अगर जुडिशल इंडिपेंडेंस के खिलाफ एक आइनी तरमीम भी कर दी जाए, जुडिशल इंडिपेंडेंस के खिलाफ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ, इस्लामिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ, ये जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल्स हैं,
अगर अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़, जुडिशल इंडिपेंडेंस के ख़िलाफ़ आइनी तरमीम भी कर दी जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो उसको हमारे आइन के बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ करार देते हुए कहे कि ये आइनी तरमीम दुरुस्त नहीं। मुझे नहीं पता मुसद्दिक मलिक साहब को कौन लीगल एडवाइस देता है, लेकिन उनको किसी से पूछ लेना चाहिए। ठीक है, किसी से पूछ लेना चाहिए। आदिल साहब, आपकी तरफ आऊँगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात वो तो कह रहे हैं कि हालिया क्या सरायों में कोई हकीकत नहीं है, फिर चीफ जस्टिस की तैनाती के नोटिफिकेशन को भी लेकर कोई तजवीज़ अभी ज़ेर गौर नहीं है, और ऐसे में वजारत कानून मुनासिब वक्त पर मुशावरत से फैसला करेगी। लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का 3 महीने पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, लेकिन अब क्यों इतनी ताख़ीर बढ़ती जा रही है? देखें, जहां वो ये अनसर्टेनिटी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा बयान देकर, वहीं बेसिकली वो गैर यकीनी सूरत हाल को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका क्या मतलब कि अभी नोटिफिकेशन जारी करने की कोई तजवीज़ नहीं, वजारत कानून मुशावरत करेगी, और यानी मुशावरत करेगी क्या मतलब? आपके पास ऑप्शन क्या है? 175A3 के तहत आपने नोटिफिकेशन जारी करना है, जो आपने जस्टिस काजी फायज ईसा के तकर्रुर के वक्त 3 महीने पहले कर दिया था। अब आप कह रहे हैं वजारत कानून मुशावरत करेगी इन चीज़ों पे ना, तो आप खुद शक डाल रहे हैं। और अब जो हुकूमत ने प्लान बी तैयार किया, इससे पहले जो हुकूमत का प्लान था बुनियादी तौर पे वो 179 को अमेंड करने जा रहे थे, जिसमें वो जजेस की उम्र को 65 साल से 68 साल तक लेके जाने की वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब बहुत सी ऐसी वजूहात, जिनमें से कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब ये प्लान बी में 175A3 पर आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से जिस तरह के साथ रसूल साहब ने बताया कि मुकद्दम तरीन जज को सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर करना है। हाई कोर्ट्स में ऐसा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह बाइंडिंग है। लेकिन इसके लिए भी 2/3 अक्सरियत दरकार है, जिसके लिए हुकूमत हाथ पांव मार रही है। यही वजह है कि मौलाना के पास अचानक जाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। यह बात दुरुस्त है कि अगले चंद घंटों में जो इजलास होने जा रहा है, जैसा कि कल के प्रोग्राम में भी हमने बताया था, उसमें जो लेजिस्लेशन होने जा रही है वो कानून में तरामीम होने जा रही हैं, और वो हमने बताया भी था नाजरीन को कि वो कौन से कवानीन है। लेकिन ये जो मामला है, इसमें हुकूमत खुद ये अपने बयानात देके, यानी देखे ना, जहां पर अता तारड़ साहब ने कहा कि वजारत कानून मुशावरत करेगी, फिर नोटिफिकेशन जारी करेगी, वहीं मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं वो हुकूमत की जो उसके दिल में क्या चल रहा है, उसकी जो इंटेंशन है कि सीनियर मोस्ट जो दुनिया में कहां होता है, ये तो काबिलियत की बुनियाद पे होना चाहिए। तो बुनियादी तौर पे हुकूमत जो खुद ये बातें करती चली आई है, वही वजीर कानून इस हवाले से 3 मरतबा अपना मौकफ तब्दील कर चुके हैं, जिसमें जजेस की उम्र में तोसी वाला मामला था, उसमें 3 मरतबा मौकफ उन्होंने तब्दील किया। मुल्क के वजीर दिफा खुद ये कह चुके हैं कि जो तब्दीली होनी है अक्टूबर में, उसके बाद हमारी हुकूमत को खतरा है, हुकूमत को हिट किया जा सकता है। फिर नोटिफिकेशन के मामले पे एक वजीर जो है कह रहे हैं मुशावरत करनी होगी, फिर एक वजीर कह रहे हैं कि जो सीनियर मोस्ट है वो नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो ये जाहिर करती हैं कि आने वाले दिनों में जो बड़ी तब्दीली, जिसमें पूरे 2 महीने रह गए हैं, ज़ेरे इल्तवा बिल है जिसकी मंजूरी हो सकती है। वो कौन से ज़ेरे इल्तवा बिल है? अभी नहीं, जो ज़ेरे इल्तवा बिल जो हैं वो हमने कल भी नाजरीन को बता दिया था वो कौन से बिल हैं, जिसमें इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट का से मुतल्लिक है, जिसमें पीका से मुतल्लिक है, जिसमें कुछ दीगर मामलात हैं। और जो इसमें अभी तक उनके पास, हमने बताया था कि 2/3 अक्सरियत जो है वो इस वक्त हुकूमत के पास नहीं, बहुत कम मार्जिन के साथ ये करीब पहुंच सकते हैं अगर मौलाना जो है वो इनके साथ आके बैठ जाएं। लेकिन मामला ये नहीं है। असल बात साद रसूल साहब ने की कि जब अदलिया ये देखे कि इसमें अदलिया की आज़ादी पर या हुकूमत जो है वो अदलिया के मामलात में मुदाखलत करे अपने डिज़ाइंस जो हैं उसको पूरे करने के लिए, तो अदलिया फिर ऐसी आइन साजी भी नहीं होने देगी जिसमें आप अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस को लाने के लिए हाथ पांव मार रहे हो। ये मामला बहरहाल अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही जाकर सेटल होता दिखाई दे रहा है। जी ठीक है। नरीन, हसन के पास जाने से पहले मैं एक छोटी सी गुजारिश कर सकूं आपकी इजाज़त से? जी साहब। देखिए, हमारे आइन के स्ट्रक्चर के अंदर, हमारे कानून के स्ट्रक्चर के अंदर हुकूमत के पास बहुत सी सवाबदीद है। हुकूमत अपनी मर्जी से
FIA का हेड लगाती है, हुकूमत अपनी मर्ज़ी से IB का हेड लगाती है, हुकूमत अपनी मर्ज़ी से हमारे दीगर इदारों के हेड्स लगाती है, हुकूमत की मर्ज़ी से ख्वाह वो PTA हो, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हों, इवन इलेक्शन कमीशन के अंदर हुकूमत की मुशावरत साथ शामिल होती है, NAB के अंदर हुकूमत की मुशावरत साथ शामिल होती है, हमारे अस्करी इदारों के सरबराहान हुकूमत लगाती है। हुकूमत के पास बहुत सवाबदीद है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चला सके, लेकिन अदलिया मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। अदलिया मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक चेक है। अदलिया इस बात की गारंटी है आइन के अंदर कि आपके मेरे हुकूक एडमिनिस्ट्रेशन पामाल नहीं करेगी, मैं आपके नहीं करूंगा, आप मेरे नहीं करेंगे, हम हुकूमत के नहीं करेंगे, हुकूमत हमारे नहीं करेगी। इस बैलेंस के ऊपर अदलिया बैठती है। अदलिया का काम है, आप और मैं और दीगर साइलीन रोज़ अदालतों के अंदर रिटें फाइल करते हैं, कहते हैं हुकूमत ने ये काम गलत किया, हुकूमत ने ये तकर्री गलत की, हुकूमत ने यहाँ पे कानून वायलेट किया, हुकूमत ने मुझे गलत अरेस्ट किया, हुकूमत ने मेरे खिलाफ गलत मुकदमा बनाया, हुकूमत ने फ़लाँ को के ख़िलाफ़ गलत बरीयत कर दी। ये तमाम चीज़ें, इन्वेस्टिगेशंस, दीगर चीज़ें हुकूमत करती है। अदलिया का काम है कि वो इसके ऊपर चेक करे और कहे कि हाँ ये बात दुरुस्त है, बिल्कुल वो चेक करे। जी बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक। सॉरी, आखिरी जुमला, हुकूमत से इस्तदा ये है कि आपके पास बहुत सवाबदीद है तमाम एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की, जो आपके ऊपर चेक है, जो अदलिया का चेक अवाम और हुकूमत दोनों के ऊपर है, उसको कानून और आइन के मुताबिक अपॉइंट होने दें। उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर की प्रेफरेंस और ये दो पॉलिटिकल पार्टीज और इसका भाई और उसका भांजा ना करें प्लीज़। जी बिल्कुल, आइन और कानून की बालादस्ती होनी भी चाहिए। हसन साहब, जिस तरह से साद साहब ने भी कहा और अदील साहब ने भी कहा, और अभी आपको पता है अभी नून लीग और पीपल्स पार्टी कमेटी की मुलाकात भी हुई है आज, तो वो जो मुतालिबात थे वो उसमें डिस्कस हुए, तो क्या पावर शेयरिंग फार्मूले में आइनी तरमीम भी शामिल थी? देखें, पावर शेयरिंग फार्मूला और आइनी तरमीम तो लगती मुझे कि ये सारी बातें सुन के और हुक्मरानों से बातचीत करके मुझे वो एक जुमला याद आ रहा है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। इनकी ऐसी ख्वाहिशात हैं कि जिसको भी ख्वाहिश, जो भी ख्वाहिश मुँह से निकालते हैं उसको पूरा करने में मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी का दम ज़रूर घुटता है, अगर निकलता नहीं तो। कम अज़ कम हालात इस हद तक पहुँचा दिए और इन्हीं सियासतदानों ने ये पूरे आप ढांचे में देखें जो गुज़श्ता 4, 5, 8, 10 दिनों में ये एक पंडोरा बॉक्स खोला हुआ है। ख़ास तौर पे आप 3 मई को चले जाएं कि 3 मई को जब एक इजलास हो रहा था जुडिशल कमीशन का, और उस इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक साहब ने कहा था कायदो ज़ाबित को इसलिए हम हतमी तौर पर इसकी मंजूरी नहीं दे सकते कि आप, क्योंकि इसमें हमने आइनी तरमीम लेकर आनी है, इस वजह से हम इसको फाइनल नहीं कर सकते, आप थोड़ा सा डिले कर दें। और मुझे याद है कि वो इजलास मनसूख हो गया था कि आपने आइनी तरमीम लेकर आनी है, उसमें कुछ तब्दीलियां करनी है। उस वक्त से ये पंडोरा बॉक्स खुला है और उस वक्त से आज तक आप देख लीजिए कि सारा हुकूमती इत्तेहाद और हुकूमती अफराद, अवाम एक साइड पे, मुआशी हालात एक साइड पे, अवामी मकासद, अवामी मफादात, वो कहते हैं कि हम जीत कर आए हैं उनके, और जो मंशूर रखा था वो सब एक साइड पर। सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि जुडिशल रिफॉर्म्स ऐसी लेकर आनी है कि हमारे 45 ना ओपन हो सके, 47 के जरिए मामला चलते रहे, हमें कोई तंग ना करे, और ऐसे जजेस आ जाए इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक कि जो ये कहें और वैसे अमल दरामद होता रहे। मैं किसी जजेस के जो है वो तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन मैं इनकी सियासतदानों की परफॉर्मेंस बता रहा हूं कि ये खुद जो है एक अदलिया के महाज को लेकर उसमें भी एक बुरहानी कैफियत को मजीद बढ़ावा दे रहे हैं। वहां पर खुद जो है वो एक मुतनाज़े की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं कि ये अदलिया है, इस पर सवालात उठ सकते हैं, इन पर उंगलियां उठ सकती हैं, क्योंकि इन सियासतदानों की परफॉर्मेंस की वजह से। अभी आज भी एक इजलास हुआ, उस इजलास में भी कुछ मेरे जो अफराद थे उनसे मेरी बातचीत हुई, तो वो ये दावा कर रहे थे कि उसमें तो एक ये चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि क्यों ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बाइख्तियार बना दिया जाए। आप अगर हम दीगर मामलात पर नहीं होता, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उनके पास 5 अफराद का पैनल चला जाए, उसमें से कोई एक जो है वो अगर 5वें नंबर पे है तो उनको तैनात कर दिया जाए। उनके ख्याल था कि ऐसे भी कुछ तरामीम चल रही हैं, तकरीबन 3 मुसव्वदे उनके पास तैयार कर रखे हैं। लेकिन ये कहना एक तरफ के मामलात ज़ेरे गौर नहीं है, और दूसरी तरफ आज जो गवर्नर हाउस में इजलास हुआ उसमें आप अंदाजा करें, एक तो पावर शेयरिंग फार्मूला था, वो मामलात वही जो सियासी तकसीम की बात करते हैं, कमेटी पर फिर कमेटी बना के उन्होंने मामलात को कवर कर दिया, कोई इत्तफाक राय किसी एक पॉइंट पर नहीं हो सका। लेकिन जब मीटिंग खत्म हुई तो निकलते हुए एक साहब ने वहां पर पूछा कि हुकूमती शख्सियत से कि सरकार ये फरमाएं कि आप जो आइनी तरमीम और ये सारा कुछ करने जा रहे हैं तो क्या होगा,
तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अभी कुछ मामला बन रहे हैं, अगर कुछ मामला ना बने तो हो सकता है कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इजलास बुलाए और उस इजलास में, क्योंकि पहले जब उन्होंने डी नोटिफाई किया था तो उस इजलास को उसमें फैसला करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर अमल दरामद किया था। उनका यह ख्याल था कि क्योंकि हमने पार्लियामेंट से एक तरमीम कर ली इलेक्शन एक्ट में, तो अब जो डी नोटिफाई हुए थे वो ऑटोमेटिकली बहाल हो गए। अब वो मामला लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फैसला कर सकता है, हो सकता है कल ही इजलास बुला के कल फैसला कर दे। उनका यह ख्याल था कि यह मामला अंडर डिस्कशन है, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वो कहेंगे हमारी 2 तारीख अक्सरियत है, हम साइड पर लेके जाते हैं, मामला तो आगे ले जाएंगे, जो उन्होंने तरमीम करवानी है करवा लेंगे। लेकिन साथ ही एक और शख्स ने सवाल किया, उन्होंने कहा सरकार हम जब जाते हैं ना मोहल्लों में अपने डेरों पे, तो वहां पर सवालात उठते हैं कि हमारा तो केस वहां पर बड़े अरसे से फंसा हुआ है, हमारा तो मुकदमा ज़ेरे इल्तवा है। तो मैंने फिर जब उसका उन्होंने जवाब क्या देना था, जो मुझे पता चला उन्होंने कहा कि आपको पता है कि ये मामला कहाँ है, जजिस पर हम सवाल नहीं उठाते। एक तरफ वो जजिस अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर तैनातियों पर फोकस कर रहे हैं, दूसरा उनका इस सवाल पर जवाब नहीं था। हुकूमत को, लॉ मिनिस्ट्री को इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, इस पर जो है उनको याद दहानी के लिए जजिस के दरवाजे खटखटाने चाहिए कि मेहरबानी फरमाएं, जो है मुंतजिर हैं, ज़ेरे अल्तवा मुकदमात हैं, उन पर फोकस किया जाए। मैंने कुछ रिकॉर्ड पर तहकीकात की तो मालूम हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त, यानी वो अगर देखा जाए जून 2024 तक की रिपोर्ट है, आज से 1 महीना पहले तक 58,480 के करीब मुकदमा ज़ेरे इल्तवा हैं, और उसमें से जो अगर देखा जाए तो 31,944 अपीलें ऐसी हैं जो हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलें उनके पास हैं, उनका काबिल समाअत होने या ना होने का अभी तक कोई फैसला नहीं किया जा सका। फिर फौजदारी अपीलों की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई, 3,324 जेल पटिशन में से एक का फैसला भी नहीं हो सका। 2508 के करीब जनवरी से जून तक केसेस में इजाफा हुआ है, इस पर कोई बात नहीं करता। ये अवाम से लिंक करते हैं, सिर्फ मंसूर अली शाह साहब जो है वो चीफ जस्टिस ना बन जाए, फॉर्म 45 का मामला ना खुल जाए, वो मेरिट और हकूक और आइन की बालादस्ती की बात ना करें, जो जज साहब आ रहे हैं वो मेरिट की बात ना करें, सिर्फ पसंद और नापसंद की बुनियाद पर जजेस की तैनाती हो। और उनका ख्याल है कि जिस तरीके से देखें, जिस तरीके से आप जो सियासतदान इस टाइम इक्तदार में हैं, इनका माजी से आज तक, इनकी ऑर्डर रिपोर्टर शुरू से आज तक, इनके दौर में होने वाले करप्शन के अंबार, जिन्होंने लूट मार के कारखाने लगाए शुरू से लेके आज तक, 85 का प्रोजेक्ट से लेके आज तक, तमाम को इकट्ठा करके आप अगर मैं एक जुमला बोलूं तो आपको अंदाजा होगा, ये कहते हैं सब कीड़े मकोड़े हैं, हम बादशाह सलामत हैं, हम चाहें जो डायरेक्शन दे उस पर इंप्लीमेंट हो, कोई सवाल ना करे, कोई जवाब ना मांगे, कोई ये ना पूछे कि आपने क्या किया, आपने आपका क्या कहना चाह रहे हैं हुकूमत यही तासुर दे रही है कि इस वक्त हुकूमत के लिए महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा चैलेंज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? लग तो यही रहा है, जितना वो जो उनकी ख्वाहिशात और जो उनका जोर एक काम पे लगा हुआ है कि सिर्फ छोड़ दें, सियासतदानों के इख्तलाफात रहते हैं, आज नहीं तो कल फिर कोई और सियासी जमात आ जाएगी, लेकिन जो उनके मकासिद नजर आ रहे हैं वो मकासिद मंशूर वाले नहीं हैं। जब हम नवाज शरीफ साहब जब जाते ये मॉलटाउन में मंशूर का ऐलान कर रहे थे तो उस वक्त जो है सही सवालात उन्होंने नहीं लिए, हम पूछना चाहते थे, आज भी हम उनसे पूछते हैं, जरदारी साहब से पूछते हैं, वो ऐवान सदर में बैठे हैं, सदर पाकिस्तान है, क्या ये जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आना चाह रहे थे? आप तो बताते हैं जो जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे कि अवाम के हकूक के हक मिलेगा, उनकी दहलीज पर उनका हक मिलेगा, जजेस फैसले करेंगे, मामला था लो, आप अपने बदले लेने आगे चाहिए हुकूमत को। बिल्कुल हसन साहब, आपका पॉइंट आ चुका है, तो नाज़रीन यहाँ पर शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी सियासत की नज़र हो चुकी है। हुकूमत बने 6 माह गुजर गए मगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तश्कील ना हो सकी। खरबों रुपए के ऑडिट पैरस पर कार्रवाई भी रुक गई है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के मामले पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ में डेडलॉक बरकरार है। PAC के अरकान के तकर्रुर के मामले पर इत्तेहादी जमातों में भी इख्तलाफात पाए जाते हैं। हसन साहब, कैसे देखते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो नुमाइंदे हैं वो अभी तक उनकी तश्कील नहीं हो सकी, तो ऐसे में चेयरमैन की तश्कील फिर कैसे होगी? देखिए मेरीन, बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का मामला हमेशा से ही हम देखते हैं कि जो भी हुकूमत आती है वो चेयरमैन अपना तैनात करवाने के लिए बहुत तगदो की जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा पंडोरा बॉक्स है
कि इसमें आप माजी की हुकूमतों का जायज़ा लेते हैं, परफॉर्मेंस का जायज़ा लेते हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स आती हैं और फिर उसमें देखा जाता है कि किस तरीके से बेज़ाब्तियाँ की गई, करप्शन के अंबार लगे, जो कि फिर आस्ता आस्ता चीज़ें बाहर आती हैं। फिर उन्हीं में से अगर हम एक चीज़ को भी पकड़ लें तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाता है। ये सिर्फ एक नहीं है, आप देखें कि एनर्जी के मामला देखें, आप फूड के देख लें, आपकी ऑयल एंड गैस के देख लें, किसी भी आप सेक्टर को हाथ लगाएंगे उनकी ऑडिट रिपोर्ट आती है। और यहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले शेर अफजल साहब का नाम देते रहे, फिर उसके बाद हमने देखा कि हामिद खान का नाम मामला सामने आता रहा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन लगा दिया जाए। ये मामला एक ऐसे नजर आ रहा है कि शायद कोई भी इसको संजीदा लेना नहीं चाहता, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इस टाइम तकरीबन 47 महकमों की ऑडिट रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जिन्होंने या तो पहले सेटल होना है या मुतलका जिम्मेदारान के खिलाफ जो करप्शन की गई उनके खिलाफ एक्शन होना है, या लूटमार की गई रकम को निकलवा के सरकारी खजाने में वापस करवाना है। एक ऑडिट रिपोर्ट फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं कि पावर डिवीजन से मुतल्लिक एक ऑडिट रिपोर्ट, ये भी जो है बाकायदा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जारी की, जो हमारे तक पहुंची, जिसमें 5,724 अरब 36 करोड़ रुपए की मुबैना बेज़ाब्तगी और मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। ये माजी में अगर आप देखें तो ये ऐसा नहीं है कि ये सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हुआ होगा, ये तो बल्कि ऐसा होगा कि इसमें अगर हम जब ऑडिट रिपोर्ट का जायजा लेते पढ़ते हैं तो ऐसे महसूस होता है कि इसमें PDM 1 का दौरे हुकूमत भी शामिल है, क्योंकि ये 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट है जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने जारी की। इसमें यह बताया गया है कि 26 केसेस ऐसे हैं जिसमें 2 अरब 39 करोड़ रुपए की मुबैना चोरी की गई और उसके साथ बेज़ाब्तियां और मिसमैनेजमेंट सामने आई है। 118 केसेस ऐसे हैं जिसमें 342 अरब रुपए के ठेकों, मुआहदों और उसमें खरीदारी में बेज़ाब्तियां की गई। 84 केसेस ऐसे हैं जिसमें 343 अरब की बेज़ाब्तियां, कवानीन, रेगुलेशन के परखचे उड़ा दिए गए। फिर इसी तरह 17 केसेस के ऐसे हैं जिसमें 3,920 अरब रुपए सार्फिन से इस पर इजाफी बोझ डाला गया। और ये सिर्फ एक नहीं है, इसमें पावर डिवीजन की रिपोर्ट बताती है कि किस तरह IPPs को नवाजा गया, किस तरह डिस्कोस में इकदाम किए गए। फिर इसमें अगर आप बताऊं मैं आपको 4 केसेस 24 अरब रुपए के, 675 अरब रुपए के केसेस कैसे इन्होंने क्या देखते। एक तो एहतसाब का अमल रुक गया, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी का तुकर्र नहीं हो सका। कहां पर आप देख रही हैं डेडलॉक? देखें, ये पार्लिमानी ओवरसाइट का जो फंक्शन है जिसमें मुकन्ना एग्जेक्टिव का एहतसाब करती है, हसन साहब ये जो बता रहे हैं, ये तो बहुत एक 2-3 हम जो ऑडिट पैरास को देख रहे हैं ना, ये 50,000 अरब रुपए के जो मुबैना बेज़ाब्ती हैं उनकी ओवरसाइट का मामला है। 2022-23 के अगर हम बात करें तो ये 16,377 अरब रुपए के अखराजात हैं जिनकी ओवरसाइट होनी है और 10,498 अरब रुपए की वसूलियां, ये एक साल की बात कर रहे हैं। फिर 2022-23 की अगर हम बात करें जी, जो 2023-24 की रिपोर्ट्स में है, 21,604 अरब रुपए के ये एतराजात हैं जिसमें जो एक्सपेंडिचर्स हुए हैं और 4,888 अरब रुपए की रिसीट्स हैं, इनके ऑडिट एतराजात हैं। और इसमें गुज़िश्ता 6 महीने से जो इसकी पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के लिए जो एक आईनी तौर पे बना हुआ इदारा है, एक कानूनी तौर पे बना हुआ इदारा जिसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहते हैं, ये सियासत की नजर हो गया है। और इसमें अभी तक सेनेट के, यानी हम तो चेयरमैन PSC की बात कर रहे हैं ना, कि चेयरमैन PSC पहले PTI अपनी सियासत में 3 नाम दे चुकी और उसमें कोई फैसला नहीं हो सका। हुकूमत भी जानबूझ के इसको आगे लेके चल रही है और अभी तक 6 महीने उन्होंने गुजार दिए। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, खुद हुकूमत के अंदर इत्तेहादी जमातों के दरमियान भी इख्तलाफात हैं। यही वजह है कि इसमें जो सेनेट के अरकान PSC में आने हैं उसमें MQM कह रही है जी हमारे लोग कम हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है जी हमारे 2 लोग होने चाहिए, नून लीग कह रही है हमारे इतने लोग होने चाहिए। तो ये जो पार्लियामेंट्री, ये जो ओवरसाइट की जो पावर है, यानी कहते हैं पार्लियामान बालादस्त होनी चाहिए, तो आइन और कानून ने इन्हें जो बालादस्त होने के लिए इख्तियार दिया कि आप पब्लिक सेक्टर के फंड्स का एहतसाब करें। वो 50,000 अरब रुपए के ऑडिट एतराजात का जो एहतसाब है, ये हम कोई 8-10 अरब की करप्शन की बातें कर रहे होते हैं, ये 50,000 अरब रुपए की वसूलियों और एक्सपेंडिचर्स की
बेज़ाब्तियों से मुतल्लिक मामला है जो कि आइन के तहत ऑडिटर जनरल ने यह सदर मुमलिकत को भिजवाया, सदर ने पार्लियामेंट में भिजवाया, पार्लियामेंट में यह पीएससी में आया और पीएससी अभी तक तश्कील ही नहीं पा सकी। और यही वजह है कि 2021-22 और 2022-23 के जो ऑडिट पैराज हैं ये अमल रुक चुका है, जो कि पाकिस्तान में एहतसाब के हवाले से अब तक का सबसे बड़ा एक ऐसा फिगर है कि जिसमें मुतल्लिका इदारे, ना सिर्फ हुकूमत जिसका ये काम था, अपोजिशन जिसका ये काम था, वो अपोजिशन जो पहले शेर अफजल मरवत, फिर हामिद रजा, फिर शेख वकास अकरम, वो किसी एक नाम पर भी जो है वो मुत्तफिक होते दिखाई नहीं दे रहे। फिर वो हुकूमत को ब्लेम कर रहे हैं और हुकूमत जो है वो खुद कमेटी के अरकान जो जिसमें सेनेटर्स ने कुछ ने शामिल होना है वो अभी तक ये तय नहीं कर सकी, जो कि एहतसाब के अमल में, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के अमल में, पब्लिक फंड्स की पूछगछ के अमल में एक बहुत बड़ी रुकावट है। और ये रिपोर्ट जो पेश की गई है, इसी तरह एक जो कैबिनेट डिवीजन की रिपोर्ट है उसमें तोशाखाना के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है कि किस तरीके से तोशाखाना पर एतराज़ात उठाए गए कि किस तरह बंदरबाट की गई। ये तो एक केस बता रहे हैं कि उसके खिलाफ केस बन गया, फलां लीडर के खिलाफ केस बन गया। इसकी अगर गैर जानिबदाराना तरीके से तहकीकात होना शुरू होगी तो मेरीन, मैं यकीन से एक बात कहता हूं कि कई सियासतदान, कई ऑफिसर्स, कई मुतल्लिका ज़िम्मेदारान उनके खिलाफ घेरा तंग होता चला जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर हमें शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। तो नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है। मुझे इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।